एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ग्रुप 16 एलिमेंट की बात करेंगे, ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे, जहाँ से सीबीएसई के क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, या ये कहो कि बोर्ड के अंदर 99.9% क्वेश्चन है वो आपको इसी लेक्चर से मिलने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से आपको देखना है। तो देखो, सबसे पहले हम ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट है आपको पता भी है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, जो कि आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाई द ऑक्सीजन एटम डज नॉट शो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके पास ऑक्सीजन है, +4 और +6 ऑक्सीडेशन क्यों शो नहीं करता, ये आपको बताना है। मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। सेकंड है OF6, मतलब 6 कोवैलेंसी वाला आपके पास मॉलिक्यूल है, वो फॉर्म नहीं होता। दोनों का आंसर आपके पास सेम रहेगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो आपका 2p सबशेल के अंदर रहता है। मतलब यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 रहता है। और आपको पता है कि 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर d ऑर्बिटल नहीं होता, d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। d ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है? थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से होता है, जहाँ 3d ऑर्बिटल से इंट्रोड्यूस होता है आपके पास। ठीक है, तो सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं, तो d ऑर्बिटल वैकेंट है। अगर d ऑर्बिटल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आपके एक्सपेंड नहीं कर सकते, कोवैलेंसी एक्सपेंड नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन जंप करके d ऑर्बिटल के अंदर जाकर ज़्यादा कोवैलेंसी या ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर पाएगा। तो दोनों का रीजन सेम रहेगा कि OF6 इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ द ऑक्सीजन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमने 15th फैमिली के अंदर भी किया था। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोलोनियम इज मोर स्टेबल देन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 पोलोनियम की ज्यादा स्टेबल है +6 के से, क्यों? हमेशा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में आप क्या पढ़ते हो कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जो आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। पोलोनियम सबसे लास्ट आपके पास एलिमेंट है 16th ग्रुप फैमिली का, तो यहाँ पर जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है +6 के कंपैरिजन में, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द एलिमेंट इन द ऑक्सीजन फैमिली विच शोज द मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब किससे है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी से है। सबसे ज्यादा कैटिनेशन ऑक्सीजन फैमिली में कौन शो करता है? सल्फर एटम आपके पास शो करता है। हमेशा याद रखना कि कैटिनेशन होता क्यों है। कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, मतलब सेल्फ लिंकेज बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाने का कोई एटम पॉसिबिलिटी रखता है, तो वहां पर कैटिनेशन ज्यादा होता है। ऑक्सीजन है, मल्टीपल बॉन्ड शो आपके पास शो करता है, बनाता है आपके पास। लेकिन सल्फर है, सल्फर के अंदर सल्फर सिंगल बॉन्ड है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैक्सिमम कैटिनेशन को शो करता है। आंसर में क्या लिखोगे? सल्फर, इट शोज द मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड द अदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेन व्हाई। ऑक्सीजन है O2 की फॉर्म में मिलेगा, बाकी के एलिमेंट्स है वो आपको, जैसे सल्फर है वो आपका S8 की फॉर्म के अंदर आपके पास एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों है? रीजन क्या है? ऑक्सीजन है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है आपके पास। ठीक है, तो ये क्या करता है, 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन आपके पास है, तो यहाँ पर p मल्टीपल बॉन्ड आपके पास बनाता है ऑक्सीजन, इसीलिए डायएटॉमिक फॉर्म के अंदर आपके पास मिलेगा। लेकिन सल्फर का साइज बड़ा है, बड़ा साइज होने की वजह से वहां पर हमेशा सिंगल बॉन्ड है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मल्टीपल बॉन्ड आपके पास नहीं बना सकते बाकी के मॉलिक्यूल्स, इसीलिए आपके पास वो ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, और ऑक्सीजन है वो आपका डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड द अदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज ऑक्टा एटोमिक मॉलिक्यूल, व्हाई? You have to write this is because oxygen atom has a tendency to form p-pi multiple bond, but due to the larger size of the sulfur or other elements of this group, it does not form the stable multiple bonds. That's why they exist in the octa atomic molecules. Next question देखिए, oxygen exists as a gas while the other elements of this group are exist as the solid. Important questions हैं सारे. ऑक्सीजन गैस में एग्जिस्ट करता है लेकिन बाकी है सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, क्यों? आपने अभी अभी देखा कि ऑक्सीजन क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात करूं, ऑक्सीजन ये बड़ा, इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है आपके पास। लेकिन O2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एटम्स के बीच में है दोनों ऑक्सीजन के, और मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके पास वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास प्रेजेंट होता है। और वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो एटम्स हैं वो आपके पास क्या रहते हैं, दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट किस में करता है, गैसियस स्टेट के अंदर करता है। लेकिन अगर दूसरे एलिमेंट्स की बात करें, वहां पर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, इसी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आंसर में क्या लिखोगे, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड द वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड इट इज एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट, while the other elements of this group it exists as the octaatomic molecule because there are strong van der Waals force of attraction present in the polyatomic molecules, therefore they exist as the solid. अगला क्वेश्चन देखो, नेम द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। सल्फर के दो एलोट्रॉप्स का नाम आपको बताना है, अल्फा और बीटा सल्फर। अल्फा को हम रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, बीटा को हम मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं। आगे पूछता है, विच ऑफ द टू इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? याद रखना, रोम्बिक आपका है रूम टेम्परेचर पर ज्यादा स्टेबल होता है, और हाई टेम्परेचर पर आपके पास कौन स्टेबल रहेगा, मोनोक्लिनिक मीन्स बीटा सल्फर रहेगा आपके पास। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, व्हाट हैपन्स व्हेन द स्टेबल फॉर्म इज हीटेड अबव 370 केल्विन। देखो 370 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो स्टेबल कौन रहता है, हाई टेम्परेचर पर बीटा रहता है, ठीक है। तो आपके पास रोम्बिक सल्फर है, अगर आपने 369 या 370 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट किया तो जो आपके पास अल्फा सल्फर है वो बीटा सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और अगर टेम्परेचर कम रखा, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास रखा, तो आपके पास कौन सा सल्फर आपको मिलेगा, अल्फा सल्फर मीन्स आपको रोम्बिक सल्फर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज सल्फर इन इट्स वेपर स्टेट एग्जिबिट द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। सल्फर अपनी वेपर स्टेट के अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करता है, रीजन क्या है? क्योंकि एसिड मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं S2 के अंदर, मतलब वेपर स्टेट के अंदर सल्फर S2 मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। और S2 जैसे आपके पास O2 का कॉन्फ़िगरेशन है, और O2 आपके पास कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। सेम S2 है, ये भी पैरामैग्नेटिक होगी क्योंकि यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ही आपके पास क्या रहता है, सल्फर है वो आपके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। आप क्या लिखोगे, इन द वेपर स्टेट ऑफ सल्फर इट एग्जिस्ट एज द S2 मॉलिक्यूल विच इज सिमिलर लाइक द ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल एंड इट हैज द टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल, हैंस इट एग्जिबिट द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई द बॉन्ड एंगल
in water is greater than H2S. H2O का बॉन्ड एंगल है H2S के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्यों होता है? ठीक है, अगर हम वाटर की बात करते हैं, देखो आपके पास अगर वाटर की बात करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपके पास है, इधर भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, मींस दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है वाटर में, एक आपके पास क्या है, लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है। सेम अगर मैं H2S का कॉन्फ़िगरेशन करती अगर मैं इसकी शेप बनाती हूँ, सल्फर आपका सेंट्रल मेटल है, दो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है, सेम आपके पास क्या होगा, एक आपके पास यहाँ पर क्या है, लोन पेयर आपका प्रेजेंट है। दोनों में दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो इसके बेसिस पर आप नहीं बता सकते बॉन्ड एंगल किसका कम है किसका ज्यादा है। दूसरा देखो डिफरेंस कहां पर आ रहा है, ऑक्सीजन और सल्फर में आ रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑक्सीजन है छोटा साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास ज्यादा है, सल्फर का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास कम है। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। सेम वे में ये जो आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं, ऑक्सीजन की तरफ में रहते हैं। ऊपर से ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन 2p सबशेल के अंदर है, ठीक है, साइज छोटा है, आपके पास इलेक्ट्रॉन पास पास में प्रेजेंट है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन आपके पास उतना ही ज्यादा होगा। रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, यहां पर आपके पास बॉन्ड में थोड़ा सा दूर प्रेजेंट होगा, तो रिपल्शन क्या देखने को मिलेगा, साइज भी बड़ा है, इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा दूर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो यहां पर रिपल्शन कम होगी, तो बॉन्ड एंगल वाटर के कंपैरिजन में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। आंसर में देखो कैसे लिखेंगे, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर ड्यू टू विच द बॉन्ड पेयर आर वेरी क्लोज टू ऑक्सीजन एटम इन द वाटर मॉलिक्यूल्स देन द सल्फर एटम इन H2S, and due to which the greater repulsion occurs between the bond pairs in water. Therefore, the bond angle is increases. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है फिर से, वाई वाटर इज लिक्विड, H2O है, लिक्विड होता है, लेकिन H2S है वो आपका गैस होता है, गैस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों है? देखो वाटर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन और सल्फर में डिफरेंस है, ऑक्सीजन है साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास ज्यादा है, और वाटर के अंदर कैसा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पास है। और H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास बॉन्ड वीक रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो आप लिखोगे ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द वाटर मॉलिक्यूल, इट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट. While there is no hydrogen bonding in H2S molecule, it exists in the gaseous state. अगला क्वेश्चन देखो, among the hydrides of group 16 elements, water show unusual physical properties. ऐसा क्यों है? वाटर है, unusual anomalous behavior आपके पास क्यों शो करता है? रीजन क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का साइज पूरे ग्रुप में सबसे छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से छोटा साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही आपके पास इसकी अनयूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बाकियों के कंपैरिजन में। और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपके पास प्रेजेंट है, बाकी किसी भी हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी प्रेजेंट नहीं होगी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है अगेन, अरेंज द ग्रुप 16 एलिमेंट हाइड्राइड्स इन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक नेचर एंड थर्मल स्टेबिलिटी। एसिडिक नेचर क्या है, डाउन द ग्रुप जाओगे एसिडिक करेक्टर है आपका इनहांस होता चला जाएगा, क्योंकि बॉन्ड वीक होगा, H पॉजिटिव जल्दी रिलीज हो जाएगा।
जैसे जैसे साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, साइज बढ़ेगा, आपके पास बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, H पॉजिटिव को निकालना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है आपके पास। तो हम क्या कहते हैं, एसिडिक कैरेक्टर उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, डाउन द ग्रुप है आपके पास डिक्रीज करेगी। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको रीजन याद होना हो, सबसे पहले आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। बाकी रीजन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम आगे पीछे क्वेश्चंस के अंदर उस चीज को कवर अप कर लेंगे। इसके बाद देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाएगी। आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपके पास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास बढ़ जाता है। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है बाकी हाइड्राइड्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट वाटर का सबसे ज्यादा होगा, फिर टेल्यूरियम के हाइड्राइड का रहेगा, फिर सेलेनियम वाले का रहेगा, फिर सल्फर वाले का आपके पास रहेगा। पोलोनियम क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी हम यहां पर बात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, SF6 नॉन है लेकिन Si6 आपके पास नॉन नहीं है, ऐसा क्यों है? यहां पर भी फ्लोरीन के साथ आपके पास क्या है, 6 कोवेलेंसी है, आयोडीन के साथ भी 6 कोवेलेंसी है, लेकिन SF6 एग्जिस्ट करता है लेकिन Si6 एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन क्या है? क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपके पास सल्फर है, वो सिर्फ और सिर्फ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ही मॉलिक्यूल बनाता है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उनके साथ नहीं बनाता। मैक्सिमम केसेस हैं वो आपको फ्लोरीन के देखे जाएंगे, या फिर कुछ उसके बाद मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलेंगे, लेकिन आयोडीन, ब्रोमीन है, इन इस तरह के कंपाउंड्स है वहां पर आपको नहीं देखे जाएंगे, मिलेंगे आपको। तो आप क्या कहोगे, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर कैन कंबाइन ओनली विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक द फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ओनली। ज्यादातर कंपाउंड्स हैं फ्लोरीन के साथ आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाई SF4 अंडरगो हाइड्रोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों का आंसर सेम है। एक है SF4 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस लेकिन SF6 हाइड्रोलिसिस नहीं करता, क्यों? दूसरा है SF6 है काइनेटिकली इनर्ट होता है, इसीलिए तो हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। रीजन क्या है? देखो, अगर मैं SF6 की बात करती हूँ, SF6 के अंदर आपके पास सल्फर है, ठीक है, साइज बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक साइज होता है, ऑक्सीजन से बड़ा है लेकिन बाकियों से छोटा है। यहां पर सल्फर है, 6 फ्लोरीन आपके पास अटैच हैं, इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने को मिलेगा क्योंकि 6 फ्लोरीन एटम आपके पास प्रेजेंट है। ऊपर से क्या है, आप हाइड्रोलिसिस करना चाहते हो, वाटर का मॉलिक्यूल है वो भी ऐड कराना चाहते हो, इतना बड़ा साइज नहीं है, ऊपर से स्टेरिक हिंड्रेंस पहले से है, वाटर अगर अटैक करना चाहेगा, जुड़ना चाहेगा तो नहीं जुड़ पाएगा, रिपल्शन होगी वहां पर, ठीक है। तो SF6 के अंदर क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है आपके पास, तो वाटर को अलाउ नहीं किया जाता सल्फर के साथ बॉन्ड बनाने को। आप क्या लिखोगे, इन SF6 सल्फर इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड बाय द 6 फ्लोरीन एटम्स, हैंस डज नॉट अलाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू अटैक द सल्फर एटम्स, therefore it does not undergo hydrolysis or it is kinetically inert substance. Which of the following does not react with oxygen directly? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिंक, टाइटेनियम, प्लैटिनम और आयरन, इनमें से कौन है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा डायरेक्टली? कौन नहीं करता है? नोबल मेटल्स नहीं करते हैं, और इनमें नोबल मेटल्स आपके पास कौन है? प्लैटिनम आपके पास है, ठीक है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आप क्या लिखोगे, प्लैटिनम है जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इट इज अ नोबल मेटल एंड इट्स सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी वेरी लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन व्हाई ओजोन इज थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल देन द ऑक्सीजन।
O3 है, थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। क्यों होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ओजोन है, ओजोन आपके पास किसमें टूटती है? ऑक्सीजन के अंदर टूटती है। यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू है वो नेगेटिव है। यहां देखो अगर मैं इंट्रोपी की बात करती हूं, ओजोन यहां पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास 2 मॉलिक्यूल है, एंट्रोपी आपके पास 2 हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देखो राइट हैंड साइड के अंदर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 से नंबर ऑफ एटम्स 3 पर जा रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है आपके पास। तो आप क्या कहोगे? डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है। और जब भी आप फॉर्मूला पुट करोगे डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का, आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसके इक्वल होती है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल आपके पास होती है। ठीक है, अब देखो आपके पास डेल्टा एच है, ये आपके पास नेगेटिव है, डेल्टा एस है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या है? इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव आपके पास आ रही है, और उसी की वजह से ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होता है। रीजन क्या लिखोगे? ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बिकॉज डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, and these two effects are reinforced to each other, resulting the large negative delta G for this conversion from ozone to oxygen. अगला क्वेश्चन देखो, हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली? ओजोन को क्वांटिटेटिवली कैसे एस्टिमेट करते हो? याद रखना, टाइट्रेशन किसे करते हैं? डायरेक्टली टाइट्रेशन नहीं करते। सबसे पहले आप क्या करते हो? ओजोन के अंदर एक्सिस में आप KI डाल देते हो, जिसको आपने बफर्ड किया है आपने 9.2 pH के साथ। जैसे ही आपने ओजोन के अंदर KI एक्सिस में डाला, आपने साथ में बफर किया उस सॉल्यूशन को इस pH लेवल पर, तो आपके पास आयोडीन बाहर निकल जाती है। रिएक्शन देखो, I नेगेटिव, एक्सिस के अंदर आपने KI डाला है, आपने प्लस में आपने ओजोन यहां पर डाली है, तो आपके पास क्या है? I2 आपके पास बाहर निकल रही है। ये जो I2 आपके पास बाहर निकलती है, इसको हम टाइट्रेट करते हैं हाइपो सॉल्यूशन के अगेंस्ट में। हाइपो सॉल्यूशन क्या है? ये Na2S2O3 को हम क्या कहते हैं? हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट आपके पास। तो इस आयोडीन जो आपके पास लिबरेट हुई है, इसको हम टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट। और आपको पता है जब आप टाइट्रेशन करते हो तो क्वांटिटेटिव प्रोसेस आपके पास एनालिसिस के लिए किया जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पर ओजोन को हम इसी मेथड से क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करते हैं। क्वेश्चन आएगा, कैसे लिखोगे? व्हेन द ओजोन रिएक्ट विद the axis of potassium iodide solution buffered with the borate buffer, then the iodine is liberated which can be titrated against the hypo solution. ठीक है, this is the quantitative method for the estimating ozone gas. अगला क्वेश्चन देखो, write the name of factors responsible for the depletion of ozone layer. कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आपके पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज हैपन व्हेन द सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe+3 सॉल्ट? अगर मैंने सल्फर डाइऑक्साइड को Fe+3 वाले सॉल्ट में से फेरिक सॉल्ट के सॉल्यूशन में से पास किया तो क्या होता है? आपके पास रिडक्शन हो जाता है। Fe+3 है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe+2 के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो जाता है, और +3 से +2 का कन्वर्ट होना मतलब रिडक्शन हो जाएगा। और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो मैं क्या कहूंगी? Fe+3 है, यहाँ पर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। आपको रिएक्शन लिखनी है, Fe+3 के अंदर आपने SO2 को पास किया, प्लस में वाटर डाला, क्या हुआ? Fe+3 है, +2 के अंदर चेंज हो गया, फेरस आयन के अंदर चेंज हो गया, प्लस में सल्फेट आयन, प्लस में प्रोटॉन आपके पास बाहर निकल गए। अगला क्वेश्चन देखो, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2 SO बॉन्ड फॉर्म्ड इन द SO2 मॉलिक्यूल। आर द 2 SO बॉन्ड्स इन दिस मॉलिक्यूल इक्वल? SO2 का जब आप क्या करोगे? रेजोनेंस बनाओगे, दोनों बॉन्ड है सल्फर के ऑक्सीजन के साथ आपके पास है,
एक साइड में डबल बॉन्ड O लगाओगे, दूसरी साइड में क्या करोगे, आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे, रेजोनेंस करोगे, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आपके पास आ जाएगा। तो बॉन्ड आपके पास SO बॉन्ड है, क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो आप लिखोगे यस, SO bonds in the SO2 molecules are equal due to the resonance present in the SO2 molecule। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड, कैसे SO2 की प्रेजेंस को आप डिटेक्ट कर सकते हो। या फिर पूछ सकता है SO2 का टेस्ट आपके पास क्या होगा, या एक क्वेश्चन आता है कि KMnO4 को डीकलराइज कैसे किया जा सकता है। तीनों का आंसर यही आपके पास होगा। SO2 की पंजेंट स्मेल आपके पास होती है। कैसे हम करते हैं, आपके पास पोटेशियम पर मैग्नेट है, उसके अंदर SO2 डाल दो, पोटेशियम पर मैग्नेट में SO2 डाला, प्लस में आपने वाटर डाला, तो MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन, जिसकी वजह से पिंकिश वॉयलेट कलर आपका पोटेशियम पर मैग्नेट का होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, Mn+2 के अंदर हो जाता है, Mn+2 के अंदर। और इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। सल्फेट आयन प्लस में प्रोटॉन है, वो आपके बाहर निकल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। SO2 का कैसे पता चला, SO2 को क्या किया मैंने, पोटेशियम पर मैग्नेट में से पास करा दिया, पर पोटेशियम पर मैग्नेट का जो आपको वॉयलेट कलर दिखाई दे रहा था, अगर वो डीकलराइज हो जाता है, वो कलर खत्म हो जाता है, तो आप कहोगे SO2 गैस आपके पास क्या है, प्रेजेंट है। और अगर नहीं होगा तो आप कहोगे एब्सेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दो तरह से क्वेश्चन आता है, SO2 को कैसे पता लगाओगे, ठीक है, या फिर KMnO4 को डीकलराइज कैसे किया जाता है। तो आप क्या कहोगे, उसमें SO2 को पास करा दो। जैसे SO2 को पास करा दोगे, यहां पर आपके पास मैग्नीज का रिडक्शन हो जाता है। यहाँ मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है पर मैग्नेट में, और यहाँ क्या है, +2 के अंदर है। और इस पर मैग्नेट की वजह से ही कलर आपका वॉयलेट होता है। जैसे ही Mn2 रिडक्शन के होकर Mn2 पॉजिटिव के अंदर चेंज होगा, किस में बदल जाएगा, कलरलेस के अंदर बदल जाएगा। तो हम कहेंगे डीकलराइज हो गया आपके पास पोटेशियम पर मैग्नेट। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए इस ग्रुप के लिए। फर्स्ट देखो, KClO3 को हीट करोगे, KCl निकलेगा, प्लस में ऑक्सीजन गैस आपकी बाहर लिबरेट हो जाएगी। अगर PbS के अंदर ओजोन गैस को पास करूंगी, आपके पास लेड सल्फेट आपके पास बनेगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। अगली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर पोटेशियम आयोडाइड के अंदर ओजोन गैस और प्लस में वाटर आपने डाला, क्या बनेगा, आयोडीन भी बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलेगी, प्लस में बेस KOH आपका बाहर निकल जाएगा। SO3 2 नेगेटिव के अंदर आपने प्रोटॉन को ऐड किया, या फिर एसिड को अगर मैं ऐड करती हूं, तो SO2 गैस आपकी रिलीज होती है, और प्लस में वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट आपका रिलीज हो जाता है। FeS2 के अंदर अगर मैंने ऑक्सीजन गैस को पास किया, क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड आपके पास बनता है, Fe2O3 बन जाएगा, SO2 गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। Fe+3 के अंदर, या अभी हमने पढ़ा था, Fe+3 के अंदर SO2 को डालो और वाटर डालो, क्या होता है, Fe3 पॉजिटिव है, किसमें चेंज हो जाता है, फेरिक आयन फेरस आयन के अंदर चेंज हो जाते हैं आपके पास। सेम अभी रिएक्शन हमने पढ़ी है, पर मैग्नेट के अंदर SO2 को पास कर दो, प्लस में वाटर डाल दो, क्या होता है, आपके पास पोटेशियम पर मैग्नेट है, डीकलराइज हो जाता है, Mn+2 के अंदर चेंज हो जाता है। आगे SO2 के अंदर अगर आप क्लोरीन गैस को पास करते हो, तो क्या होगा, आपके पास SO2Cl2 आपके पास बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद होनी चाहिए। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास यहाँ पर जो पूछे जाते हैं। आपके पास सबसे पहले एसेट का मॉलिक्यूल है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्राउन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, क्राउन की तरह आपके पास होता है। क्या करना है, एक W बनाओ, ये आपने W बनाया, W के हर आपके पॉइंट पर क्या लगाओगे, सल्फर, एक सल्फर, 2 3 4 5, एक W ऊपर लगाया, इसको ज्वाइंट करते हुए एक W और बना दो। ये आपके पास क्या होता है, S8 का स्ट्रक्चर होता है। 2 W आपको बनाने होते हैं, क्राउन स्ट्रक्चर इसका होता है। अगला देखो, अगर S6 का पूछा जाता है तो आपको चेयर बनानी है। चेयर बनाओगे, आपके पास S6 के लिए, ओजोन के लिए ये आपके पास ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक साइड में ऑक्सीजन आपके पास सिंगल बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ।
ठीक है, ओजोन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद देखो सल्फ्यूरिक है, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक का आपके पास क्या है, H2SO4। जितने हाइड्रोजन आपके पास उतने ही आपको OH लगाने हैं। सल्फ्यूरिक के अंदर H2SO4 आपके पास है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो आपको क्या करना है, 2 OH आपने लगा दिए। कितने ऑक्सीजन बचे, 2 बच गए, तो 2 को हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O के वे से जोड़ेंगे, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर बेसिसिटी पूछता है, जितने OH होंगे उतनी ही बेसिसिटी होगी। अगर पूछे कि सल्फ्यूरिक की बेसिसिटी बताओ कितनी है, क्योंकि 2 OH आपके पास प्रेजेंट है, तो आप कहोगे इसकी बेसिसिटी 2 आपके पास है। सल्फ्यूरस का देखो H2SO3 आपके पास यहां पर है फॉर्मूले में। मैंने बोला जितने H प्रेजेंट हैं आपके पास उतने OH बनाने हैं। 2 H है तो यहां पर आपने क्या किया, 2 OH आपने लगा दिए। कितना बचा, 2 O निकल गए तो 1 ऑक्सीजन बच गया, तो 1 ऑक्सीजन के नाम का आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास क्या है, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो एक आपके पास क्या रहेगा, लोन पेयर आपके पास बच जाएगा। ऐसे देखो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसमें आपके पास क्या रहेगा, H2S2O6 आपके पास है, ये H2S2O6 है। 2 सल्फर लगाओ, क्योंकि सल्फर के जितने भी ऑक्सो एसिड आप देखोगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं, तो इस सल्फर को लगाओ, एक सल्फर को यहां लगाया, एक सल्फर को यहां लगाया। आपके पास जितने H हैं उतने ही OH आएंगे। 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब 2 OH लगाने हैं। एक पहले वाले सल्फर पर OH लगा दो, एक सेकंड वाले सल्फर पर OH लगा दो। कितने ऑक्सीजन आपके पास बचे, 6 बचे। 2 आपने कवर अप कर लिए, ठीक है, सॉरी हाँ, 8 में से 6 आपके पास बच गए, 2 आपने क्या कर लिए, कवर अप कर लिए। बाकी के 6 को कैसे करोगे आप, ठीक है, 2 को हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O इस पर जोड़ेंगे, 2 को हम सेकंड वाले पर जोड़ेंगे। कितने हो गए, 4 कवर अप हो गए। कितने बच गए, 2 बच गए आपके पास। 2 को क्या करोगे, सल्फर के बीच में डालोगे, क्योंकि ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है, एक ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ एक OH के साथ बन गया, तो फोर्थ वाला क्या करोगे, बीच में पर ऑक्सो बॉन्ड आपको जोड़ना पड़ेगा। इजी है। अगला देखो ओलियम H2S2O7, यहां पर एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, वो डाइसल्फ्यूरिक आपके पास एसिड है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक से एक ऑक्सीजन कम होता है। यहां पर H2S2O8 होता है, यहां H2S2O7 आपके पास होता है, जिसको हम ओलियम बोलते हैं। ओलियम नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, या फिर इसका स्ट्रक्चर आप बताओ। तो कैसे करना है, जितने हाइड्रोजन उतने ही आपको OH लगाने हैं। 2 सल्फर लगाए, 2 आपने क्या लगा दिए, OH लगा दिए। कितने बचे, 7 में से 2 गए, 5 बचे, तो 2 आपने क्या कर दिया, आपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरह जोड़ दिए। 4 हो गए, 1 बच गया, 1 को क्या किया, दोनों सल्फर के बीच में डाल दिया। क्योंकि यहां पर 2 ऑक्सीजन OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी बेसिसिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, अगर कोई पूछे तो 2 आपके पास हो जाएगी। SF4 का देखो, ये हमने पहले भी वेस्पर थ्योरी के अंदर पढ़ा है। आपके पास 4 क्या है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर है, तो 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर आपने दिखा दिए। ठीक है, एक आपके पास क्या होगा, लोन पेयर यहां पर आपके पास प्रेजेंट होगा, तो शेप आपके पास कैसी रहेगी, सीसा शेप आपके पास रहेगी। तो ये 16th ग्रुप फैमिली के बारे में था। ठीक है, इसके बाद हम 17 को कवर अप करेंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करना, कॉपी से नोट डाउन ज़रूर करना। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।